हाय गाइस, चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल मून पर लैंडिंग होने के बाद इसरो ने 2 सितंबर 2023 को सुबह के 11:50 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से आदित्य L1 को लॉन्च किया। ये इंडिया के द्वारा पहला स्पेस मिशन होगा जिसके जरिए हम आदित्य यानी सन को किसी पर्टिकुलर पॉइंट यानी कि लैग्रेंज पॉइंट 1 जो कि पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर स्थित है पर जाकर हम सन में हो रहे डिफरेंट चेंजेस को स्टडी करेंगे, जैसे कि सूरज के क्रोमोस्फेयर एंड कोरोना में हो रहे चेंजेस एंड फिजिक्स बिहाइंड पार्शियली आयोनाइज्ड प्लाज्मा, या फिर कैसे सन की सरफेस से सोलर फ्लेयर्स डेवलप होते हैं जिसकी वजह से हमारी अर्थ पर कम्युनिकेशन सिस्टम फेल हो जाता है। लेकिन हमने सन की स्टडी के लिए लैग्रेंज पॉइंट 1 को ही क्यों चुना एंड ये पॉइंट क्या होता है? वेल गाइस, जोसेफ लुइस लैग्रेंज नाम के एक इटालियन फ्रेंच मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर रह चुके एक व्यक्ति ने 1772 में सन एंड अर्थ सिस्टम की ऑर्बिट के चारों ओर इन L1, L2, L3 पॉइंट्स को डिस्कवर किया, जिसके अनुसार अगर कोई सैटेलाइट या फिर प्रोब इन पॉइंट्स पर आकर सन की स्टडी करता है तो उस पर सन एंड अर्थ के कारण लगने वाले वेरियस फोर्सेस जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कुछ खासा असर नहीं होगा, या फिर ये कह लो कि इन पॉइंट्स से सन को डिटेल में स्टडी करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, जिसकी वजह से हमने अपना मिशन लैग्रेंजियन पॉइंट 1 यानी कि L1 पर भेजा है। एंड क्योंकि इनकी डिस्कवरी जोसेफ लुइस लैग्रेंज ने करी थी जिसकी वजह से इनको लैग्रेंज पॉइंट के नाम से जाना जाता है। बेसिकली हमारा जो सन है वो 6 लेयर से मिलकर बना हुआ होता है, जिसमें से सबसे पहली लेयर आती है कोर, जिसका टेम्परेचर लगभग 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है एंड जहां पर पूरे सन का मास कंसंट्रेटेड माना जाता है। उसके बाद आता है ये रेडियो एक्टिव जोन, जहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस होता है, जहां पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के एटम मिलकर हीलियम में कन्वर्ट होते हैं। साथ ही साथ में वो इन्यूमरस अमाउंट में बहुत सारी एनर्जी को रिलीज करते हैं जो कि हीट के फॉर्म में हमारी अर्थ तक पहुंच पाती है। इसके बाद आता है थर्ड लेयर जो कि होता है ये कन्वेक्शन जोन, जिसके जरिए जो रेडिएटिव जोन के अंदर जो भी हीट प्रोड्यूस हुई है वो कन्वेक्शन जोन के जरिए बाहर की तरफ कन्वेक्टेड आउट हो जाती है। आपने 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर के बारे में पढ़ा ही होगा, जैसे कि कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। कंडक्शन हमेशा मेटल्स के अंदर होता है, वहीं पे कन्वेक्शन की बात करें वो हमेशा फ्लूइड्स के अंदर होता है एंड रेडिएशन की बात करें तो वो किसी हॉट ऑब्जेक्ट के जरिए पॉसिबल हो पाता है। इसके बाद में फोर्थ लेयर आती है जिसको हम फोटोस्फेयर कहते हैं एंड यही वो पार्ट होता है जो कि हम अपनी अर्थ से देख सकते हैं, जिसका टेम्परेचर लगभग 6000 डिग्री के आसपास होता है और यहीं पर ही आपको सन स्पॉट्स दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद फिफ्थ लेयर आती है जिसको हम क्रोमोस्फेयर कहते हैं एंड यही वो लेयर होती है जहां से सोलर फ्लेयर्स जनरेट होती हैं। सोलर फ्लेयर को आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि ये एक तरह से सन के क्रोमोस्फेयर में धधकती हुई हाईली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वाली गैसेस होती हैं। जब ये गैस क्रोमोस्फेयर को फाड़कर बाहर निकलती हैं तब उसे हम सोलर फ्लेयर बोलते हैं और इस गैस के बाहर निकलने की वजह से सन के क्रोमोस्फेयर का कुछ हिस्सा जो कि इधर उधर बिखर जाता है उसे हम कोरोनल मास इजेक्शन यानी CMEs बोलते हैं। और जब ये सोलर फ्लेयर्स सन से निकलती हैं उस समय इनकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है जिसकी वजह से ये अर्थ तक पहुंच जाती हैं और क्योंकि ये हाई इंटेंसिटी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वाली वेव्स होती हैं जिसके कारण हमारे जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं जो कि यूज करे गए हैं हमारे सैटेलाइट्स के अंदर, जैसे कि डायोड हो या फिर रजिस्टर हो या फिर और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स, वो इस हाई इंटेंसिटी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वजह से खराब हो जाते हैं, जिसके कारण हमारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो हमारी अर्थ के चारों ओर चक्कर काट रही है वो इन्हीं सोलर फ्लेयर्स के चलते डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से अर्थ पर पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम ठप पड़ जाता है, जिसके कारण हमें खरबों रुपयों का नुकसान होता है। एंड इन सब के बाद में सबसे लास्ट लेयर आती है कोरोना। जी नहीं, ये वो कोरोना नहीं है जो हमारे इंडिया में 2020 में आया था। ये एक सन की लेयर होती है जो सबसे आउटर मोस्ट होती है एंड यही वो लेयर होती है जो कि सोलर इक्लिप्स के दौरान हमें दिखाई पड़ती है। मतलब कि जब भी सोलर इक्लिप्स होता है और जब हम सोलर इक्लिप्स के दौरान सन को देखते हैं तो उस समय हमें जो सन दिखाई पड़ता है वो सन की यही आउटर मोस्ट लेयर कोरोना हमें दिखाई पड़ती है। वेल गाइस, कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हैं जो कि इन सोलर फ्लेयर की वजह से हुए हैं जो कि मैं आपको अब समझाने वाला हूँ। नवंबर 1982 में न्यूयॉर्क टाइम के अंदर एक न्यूज छपती है जिसमें ये लिखा होता है कि इन्हीं सोलर फ्लेयर्स की वजह से जो टेलीग्राफ्स होते हैं वो कई घंटों तक चल नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज ठप पड़ जाती हैं और
काफी सारे पैसों का नुकसान हो जाता है। अक्टूबर 1989 में नासा के द्वारा गैलीलियो नाम के स्पेसक्राफ्ट को भेजा गया, जिसमें कुछ एस्ट्रोनॉट्स जो कि उसी स्पेसक्राफ्ट के अंदर थे, उनको अचानक से उनकी आंखों में जलन महसूस होने लगती है, यानी कि आई बर्निंग। बाद में स्टडी करने पर पता चला कि ये सब सोलर फ्लैश की वजह से हुआ था। जुलाई 2012 के अंदर सोलर सिस्टम में सुपर स्टॉर्म जनरेट हुआ इन्हीं फ्लेयर की वजह से, क्योंकि नासा की सोलर टेरेस्ट्रियल रिलेशन ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट से जा टकराता है, जिसकी वजह से नासा के अनुसार उसको लगभग $2 ट्रिलियन का नुकसान झेलना पड़ा। 6 सितंबर 2017 में अब तक का सबसे बड़ा सोलर फ्लेयर जनरेट होता है, जिसकी वजह से पूरा रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम, फिर चाहे वो एरोप्लेन के अंदर हो या फिर शिप के अंदर, लगभग 8 घंटों तक काम करना बंद कर देता है। एंड इन्हीं इंसिडेंट्स के चलते ऐसा बोला जा रहा है कि 2024 से 25 के अंदर वापस से ये सोलर फ्लैश जनरेट होने वाली हैं, जिसके कारण हमारी सैटेलाइट्स को कोई नुकसान ना हो। उसकी वजह से हमने आदित्य 11 मिशन को सन पर भेजा है, ताकि हम वक्त रहते अपनी सैटेलाइट्स को सोलर फ्लेयर के रास्ते से हटा सकें। हमारे आदित्य 11 से पहले नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसीज एंड जर्मनी की स्पेस एजेंसीज के कोलैबोरेशन से कुछ सैटेलाइट्स को सन की स्टडी के लिए भेजा जा चुका है, जिसमें से अकेले नासा के द्वारा पार्कर नाम का प्रोब 12 अगस्त 2018 को लॉन्च किया गया, जो कि सन को अब तक की हिस्ट्री में सबसे करीब जाकर स्टडी कर चुका है। और ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों में वो सन को टच भी करेगा। एंड ये सन के चारों ओर लगभग 7 लाख किलोमीटर पर आवर की इनसेन स्पीड के साथ चक्कर लगा रहा है। मतलब नासा वालों ने तो इस मामले में कमाल ही कर दिया है। खैर, हमारा आदित्य L1 पार्कर प्रोब के कंपैरिजन में सन को बहुत दूर से स्टडी करेगा, लेकिन ऐसा करने वाले पूरे एशिया में हम फर्स्ट कंट्री होंगे। अब तक की हिस्ट्री में एशिया के अंदर ना तो रशिया ने, ना ही चाइना ने और भी किसी अदर कंट्री ने सन को स्टडी करने के लिए कोई भी प्रोब नहीं भेजा है। हालांकि कुछ सोर्सेज से ये पता चलता है कि जापान के द्वारा एक सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था जो कि सन के बारे में स्टडी करेगा, लेकिन वो सैटेलाइट अर्थ के चारों ओर घूम कर ही सन को स्टडी करेगी, जबकि हमारा जो आदित्य L1 है वो सन के करीबी पॉइंट लैग्रेंजियन पॉइंट 1 पर जाकर उसे स्टडी करने वाला है, जिसकी वजह से पूरे एशिया में हम ऐसा करने वाले फर्स्ट कंट्री बन जाते हैं। वेल गाइस, आपका क्या मानना है हमारे आदित्य L1 के बारे में? हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।